नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज रूम लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। न्यूज रूम लाइव में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक, वो खबर पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देने वाली है। दरअसल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। उन्हें हमलावर ने 2 गोलियां मारी थी, जिसके बाद अब जानकारी ये मिल रही है कि उनका निधन हो चुका है। उन्हें बचाने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जब उन्हें गोली लगी थी तो उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया था और उनका खून भी काफ़ी बह गया था। उसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट भी किया गया था, अस्पताल में भर्ती भी किया गया था। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि शिंजो आबे का निधन हो गया है। शिंजो आबे के निधन से भारत में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने आज अपना सबसे खूबसूरत दोस्त खो दिया है। दरअसल शिंजो आबे का भारत के साथ में इतना गहरा रिश्ता था जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे, करीब 9 साल तक वो जापान के प्रधानमंत्री रहे। 2006 और 2007 में वो जापान के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2012 में दोबारा वो जापान के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने 2020 में स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया था। और इस दौरान जो भारत और जापान के रिश्तों में प्रगाढ़ता आई थी, जिस तरह से उन्होंने जापान के लिहाज से बात करी तो जापान की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से स्थिरता देने का काम किया था, उसकी तारीफ आज भी दुनिया के तमाम देश करते हैं। किस तरह से जापान, वो देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमलों की मार झेल रहा था, वो देश परमाणु हमले के बाद किसी को यकीन नहीं था कि जापान इतनी मजबूती से उबर पाएगा। और जापान जिस मजबूती के साथ उभरा है उसमें अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो योगदान शिंजो आबे का है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अगर जापान की अर्थव्यवस्था को किसी ने अस्थिरता देने का काम किया है तो उसमें सबसे पहला नाम शिंजो आबे का ही होगा। 2007 का उनका वो ऐतिहासिक भाषण जब वो भारत आए थे, जिस भाषण को आज भी 2 सागरों के मिलन के रूप में जाना जाता है। बनारस में उन्होंने गंगा आरती की। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे की तुलना करें तो दोनों नेताओं में काफी समानताएं भी थी। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी वो शिंजो आबे की नीतियों की तारीफ करते थे, वो उनकी तारीफ करते थकते नहीं थे। और जिस तरह से परमाणु समझौतों को लेकर के 2016 में ऐतिहासिक समझौता भारत और जापान के बीच में हुआ था, उसके पीछे की वजह भी अगर कोई था तो वो शिंजो आबे ही थे, जिन्होंने परमाणु समझौते भारत के साथ में किए थे। जापान और भारत के बीच में परमाणु समझौते उस दौरान हुए थे। लेकिन जहां पूरी दुनिया में शोक की लहर देखने को मिल रही है, वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि वो जापान जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है, आखिर उस देश में लोकतंत्र पर इस तरह की हमला करने की जरूरत कोई कैसे कर सकता है? उस देश में कानून व्यवस्था कैसे कोई इस तरह से ताक पर रख सकता है, वो भी उस देश में जहां हथियारों को लेकर के सख्त प्रावधान लागू हैं? कैसे भरी सभा में एक शख्स आता है, शिंजो आबे पर 2 गोलियां दागता है और उसके बाद वहीं पर खड़ा रहता है, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार भी कर लिया है। ताजा अपडेट क्या कुछ आ रही हैं उसको लेकर के भी जानकारी ले लेते हैं। हमारी सहयोगी सपना वर्मा हमारे साथ में मौजूद है। सपना, क्या कुछ ताजा अपडेट पूरी खबर को लेकर के आ रही है जापान से? देखिए सोहन, अभी जो पूरी बात सामने आ रही है उसमें जो 41 साल का जो शख्स है जिसका नाम तेत्सुया यामागामी है, उसने हमला किया है। वो नेवी ऑफिसर बताया जा रहा है, मतलब पढ़ा लिखा शख्स है। उसके बाद उसने ये हमला किया है। जहां एक तरफ इसको लेकर अभी बात की जाए कि शोक जताया जा रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है कि कल भारत में जो है सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो कुछ नेता है, जैसे राहुल गांधी का ट्वीट भी इसमें आया है, उन्होंने शोकपूर्ण बताया इस घटना को। और वहीं जापान के जो करंट प्रधानमंत्री है यानी कि फूमियो किशिदा, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि ये जो घटना है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। साफ तौर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। किस तरीके से लगातार जो है सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर, इस हमले को लेकर दुख जताया जा रहा है। वहीं जहां एक तरफ इसको लेकर शोक व्यक्त किया जाए तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगर चीन की, तो चीन ने इसको लेकर जो है वापस अपनी नापाक हरकतों पर चीन उतर आया है। लंबे समय से दुश्मनी रही है चीन की, जापान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहे, जिसके बाद चीन की ओर से जो प्रतिक्रिया है वो
बेहद ही शर्मनाक है। चीन के कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे वी चैट है, वहां पर भी कुछ ऐसे चैट्स देखने को मिल रहे हैं जो बेहद ही शर्मनाक है, जहां पर किसी की मौत का मजाक बनाया जा रहा है, किसी की मौत पर खुशियां मनाई जा रही हैं। तो चीन फिर से जो है अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है, जो बेहद ही जता रहा है कि कितना बेशरम है चीन। और जिस शख्स की बात की जाए जिसका नाम बताया जा रहा है यामागामी, वो पढ़ा लिखा इंसान है। समझ नहीं आया कि उसने आखिर इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे दिया, एक पढ़ा लिखा इंसान जिसने। और बात की जाए अगर जापान के पीएम, पूर्व पीएम की, तो उनके बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो काफी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है उनका। उनके दादा 2 बार जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद उनके पिता की अगर बात की जाए तो विदेश मंत्री रह चुके हैं। तो किस तरीके से पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, भारत के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को काफी ज्यादा धक्का लगा है उनकी मौत से। जिस तरीके से पहले उन्होंने जब हमले की खबर सुनी तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने शोक व्यक्त किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे काफी दुख हुआ है, इस हमले की मैं निंदा करता हूँ। फिर जो उनका ट्वीट सामने आया जिसमें कि उन्हें काफी हैरान रह गए, वो तब थे कि मेरा जो दोस्त है, यानी कि उनके करीबी दोस्त हैं, वो ये तब से जाने जाते हैं जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब से लेकर अब तक उनकी जो दोस्ती है, उस दोस्ती की वजह से, वो दोस्ती में इतनी गहराई थी, इतना प्यार था, जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी को काफी धक्का लगा है और उन्होंने कल भारत में राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। शिंजो आबे के दादाजी का जिक्र हमारी सहयोगी सपना वर्मा ने किया। आपको बता दें कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस दौरान शिंजो आबे के दादाजी का बड़ा योगदान उसमें रहा था, उन्होंने सक्रिय भूमिका उसमें निभाई थी। और उसके बाद उनके जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, उनके साथ में उनके रिश्ते भी काफ़ी मजबूत थे। और एक बार हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। उस दौरान सबके सामने शिंजो आबे के दादाजी को जवाहरलाल नेहरू ने जापान का प्रधानमंत्री कह दिया था, जिसको लेकर के उसका जिक्र भी जब 2007 में शिंजो आबे भारत के दौरे पर आए थे तो उन्होंने जरूर किया था। बात केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें तो उनके भी बेहद करीबी दोस्त शिंजो आबे माने जाते थे। जब 2006 और 2007 में जापान के वो प्रधानमंत्री बने थे तो उसके बाद वो भारत के दौरे पर आए थे और करीब 9 साल तक जापान के प्रधानमंत्री वो रहे थे। इस दौरान उन्होंने अगर किसी देश की सबसे ज्यादा यात्रा की थी तो वो देश भारत ही था। अब अगर चीन को लेकर के सपना वर्मा ने जिक्र किया था कि किस तरह से चीन में कई आपत्तिजनक बातें की जा रही हैं, कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे की वजहें क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिस हमलावर ने, जिस हत्यारे ने गोली मारी, उस हत्यारे ने गोली क्यों मारी, इसको लेकर के प्रारंभिक जानकारियां आनी भी शुरू हो चुकी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वो शख्स शिंजो आबे की नीतियों से खुश नहीं था। लेकिन सवाल ये कि क्या अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हैं तो क्या आप हिंसक हो जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और हिंसा क्या समाधान लेकर के आती है? क्योंकि अगर इस तरह की हिंसा होगी तो ये एक देश को पीछे धकेलने का काम करते हैं। और अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सचमुच में पर्सनल नाराजगी थी या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय जो है उससे जुड़ा हुआ भी ये मुद्दा हो सकता है। कहीं इसके पीछे नॉर्थ कोरिया या फिर चीन की साजिश तो नहीं है। इस तरह की बातें भी अब जो एक्सपर्ट हैं उनकी जुबानी सुनने को जरूर मिल रही हैं। चीन के साथ संबंधों को लेकर के अगर हम बात करें तो चीन के साथ में जापान के रिश्ते शुरुआत से ही बेहद कड़े रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जब शुरुआती दौर था तो चीन और जापान के बीच में रिश्तों में जो कड़वापन है वो तभी से आया था। ये आरोप भी जापान पर लगते रहे हैं कि चीन के नागरिकों पर अत्याचार जापान की ओर से किए गए हैं और चीन अगर देखे तो उसका बदला नहीं ले पाया है। और इसी को बड़ी वजह ये माना जा रहा है कि जिस तरह के पोस्ट या फिर कमेंट चीन की जनता के द्वारा किए जा रहे हैं, बातें तो यहां तक कही जा रही हैं कि आज हम 1 प्लेट चावल ज्यादा खाएंगे। अब आप यकीन मानिए, क्या किसी की मौत पर इस तरह की बातें करना कहीं से शोभनीय है? इसकी तो सरेआम निंदा ही होनी चाहिए। चीन को लेकर के अगर बात करें तो जो शिंजो आबे थे वो चीन की नीतियों की मुखालफत शुरुआत से ही करते रहे हैं और भारत के साथ उनके संबंध इतने अच्छे थे कि भारत के लिए उन्होंने चीन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। दरअसल अगर भारत के पूर्वोत्तर के हिस्से की बात करें तो चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा समझता रहा है, वो लगातार वहां पर अपने कब्जे की बात करता रहा है। लेकिन शिंजो आबे ही वो शख्स थे, वो नेता थे जिन्होंने पूर्वोत्तर में भी कई जो भारत की परियोजनाएं हैं उनमें बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था। और साफ तौर पर चीन की ओर से
धमकी भी शिंजो आबे को दी गई थी कि ये भारत और चीन का अंदरूनी मामला है, आप इससे दूर रहिए, उस क्षेत्र में निवेश मत कीजिए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से निवेश को बढ़ावा वहां पर जापान की ओर से दिया गया था, वो वाकई में काबिल तारीफ था। और यही वो बातें हैं जो दो दोस्तों के बीच कितना गहरा रिश्ता है उसको दर्शाती हैं। इसके अलावा ताइवान के मुद्दे पर भी शिंजो आबे प्रमुखता से बोलते रहे हैं। जब वो प्रधानमंत्री पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद भी ताइवान जिस पर चीन अपना कब्जा समझता रहा है, अमेरिका तक को धमकी दे देता है कि अगर आपने इसके बीच में कुछ बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, इसके अंजाम बेहद ही बुरे होंगे। लेकिन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उसके बावजूद वो ताइवान के मुद्दे पर प्रमुखता से बोलते रहे हैं। हमारे सहयोगी और इनपुट हेड शोएब जी भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। शोएब जी, अब जिस तरह से ये हमला होता है, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठते हैं, और चीन को लेकर के जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो कहीं ना कहीं जापान के, या फिर यूं कहें कि जो शिंजो आबे हैं वो उसकी खिलाफत करते रहे हैं। जिस तरह से क्वाड संगठन की अगर बात कर लें या फिर दूसरे प्रकरणों की बात कर लें, तो चीन में जिस तरह से खुशी मनाई जा रही है वो वाकई में निंदनीय है, और ये चीन अपनी भड़ास एक तरह से कहें कि निकाल रहा है। बिल्कुल सही सोहन, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि चीन के वो जापान में अभी भी जो हैगा बंदूक का लाइसेंस लेना, अगर लाइसेंस ले भी लेंगे आप तो बंदूक खरीदना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर मानी जाती है वहाँ पर भी। आज भी यही रीज़न है कि वहाँ पर बंदूकी हमले जो हैगा ना के बराबर हुए। ये पहला जो हैगा कि गन लेके, एक छोटी शॉर्ट गन लेके वो बंदा जो है वहाँ पर पहुँचता है। दूसरा, एक्स प्राइम मिनिस्टर की अपनी सिक्योरिटी होती है, इनकी सिक्योरिटी भी थी, और वो वहाँ पर जाता है, बड़े आराम से ये भाषण देते हैं, उनके पीछे खड़ा हो जाता है, सिक्योरिटी को पता नहीं रहता है, वो गोली मार के जो है निकल जाता है, उसे बाद में पकड़ लिया जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि उसने सरेंडर किया हो। तो चीन के लोग जो हैगा वो हमेशा से ही जापान से, वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ था, वर्ल्ड वार में पहली बार चीन और जापान को दोनों को एक दूसरे के खिलाफ देखा गया, तभी से ही दिख रहा था। तो चीन के खिलाफ जो है क्वाड को लेकर जो मामला चला था, क्वाड के गठन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, उसमें भी जो है चीन नाराज चल रहा था। भारत और ताइवान से जो इनके अच्छे संबंध थे उसमें भी चीन नाराज था। और ये चीन एक, हम तो इनको ये कहेंगे, एक बहादुर इंसान थे जो चीन के खिलाफ जो हैगा एक नया जापान खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे देखिएगा जो हैशटैग चल रहा है उस पे जो हैगा वो इस तरीके की चीनी के लोग जो हैगा हरकतें कर रहे हैं, शर्मनाक हरकतें कर रहा है। कोई इनाम, हत्यारे को इनाम देने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो वायरल हो रहा है वो है मैसेज, वो भले ही आपको समझ में ना आए, ये जो चाइनीज लैंग्वेज है उसमें ये मैसेजेस किए गए हैं, और ये अपने आप में वाकई में शर्मसार है, शर्मनाक घटना है और निंदनीय है। पूरी तरह से जिस तरह से चीन का रवैया रहा है वो वाकई में उसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम ही कम है। अब हम जापान की बात करें, जापान ने किस तरह से नए आयामों को छुआ है। जब 1945 आपको याद होगा, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम दागे गए थे, उसके बाद जापान में अभी तक कहा यह जाता है कि जो वहाँ पर पैदा होते हैं लोग, उनमें कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता रहती है। लेकिन उसके बावजूद किस तरह से जापान ने तरक्की की है, उसकी मिसाल जो है वो पूरी दुनिया को समझनी चाहिए, वो पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर भी है। किस तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिला, किस तरह से, किस तेजी के साथ में अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिले हैं, उसकी तारीफ जितनी की जाए वो कम ही कम है। अगर सांस्कृतिक पहलुओं पर देखें तो भारत और जापान दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। संस्कृति को महत्व दिया जाता है। जापान की संस्कृति जिस तरह से सर झुकाकर एक दूसरे का अभिनंदन करना, भारत में प्रणाम करने की रीति है, जापान में सर झुकाकर अभिनंदन किया जाता है। तो सांस्कृतिक पटल पर भी दोनों देश एक दूसरे की समानता को दर्शाते हुए नजर आते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी और एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। दिवाकर जी, भारत ने आज अपना एक ऐसा दोस्त खो दिया है जिसके बारे में अब शायद उसकी जो क्षति है, जो कमी है, उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। चाहे बात आप 2007 में जब पहली बार शिंजो आबे भारत आए थे, उसके बाद बनारस में गंगा आरती का आप जिक्र कर लीजिए, या फिर परियोजनाओं की बात कर लीजिए। जिस तरह से बुलेट ट्रेन का सपना अगर भारत ने देखा है तो वो शिंजो आबे की बदौलत ही देखा है। दिल्ली मुंबई जो परियोजना थी
उसको लेकर के भी शिंजो आबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और जिस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि निवेश के दरवाजे जो है भारत के लिए पूरी तरह से अपना खजाना शिंजो आबे ने खोल दिया था, तो कहीं ना कहीं इस क्षति को पूरा करना बेहद मुश्किल। देखिए, राष्ट्र की जो एक धारा होती है सोहन, वो कभी रुकती नहीं, लेकिन शिंजो आबे का यूं चले जाना ये एक बहुत बड़ी क्षति है जहां तक भारत का संदर्भ है। एक बड़ा सवाल आपने किया, जैसा कि हमारे सहयोगी शोएब ने और सपना ने भी जानकारी दी। इन जानकारियों पर थोड़ा सा हम और एक इनपुट दे रहे हैं और एक एडिटोरियल इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली जो चाइना में ये राष्ट्रवादी, तथाकथित राष्ट्रवादी गुट है, ये जो अभी सोशल मीडिया पर इस तरीके से हंसी ठट्टा कर रहा है, या आप यूं कह रहे हैं कि वो आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्वाड एक बात है, और क्वाड के अतिरिक्त जिस तरीके से साम्राज्यवादी, नव साम्राज्यवादी चीन की जो ताकत है उसको जापान कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है एशिया में भारत के साथ, वो कतई चीन को पसंद नहीं आ रहा था। और चीन और नॉर्थ कोरिया का एक कनेक्शन है सोहन, जिस पर हम आप चर्चा कर रहे हैं, और ये भी स्टार न्यूज का ये जो एक एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पर भी हो सकता है कि आगे इस पर जांच जाए, जांच की जो पहुंच है, जो उसकी रोशनी है, वो यहां तक जाए। और सबसे बड़ी बात है सोहन कि एक नेवल ऑफिसर जो रिटायर्ड हुआ और उसके बाद उसने गोली मारी है, अभी तक सिर्फ एक ये जानकारी आ रही है कि वो उनकी नीतियों से नाराज था। बड़ी बात है कि दो तरह की नीति किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई नेता होता है तो उसकी दो छवि होती है, एक छवि होती है उसकी राष्ट्रीय और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय छवि तब बनती है जब वो वहां के विकास में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर के वहां पर यूथ पॉलिसी और वो सारे पॉलिसीज पर वो किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाता है, और उसमें अगले 2-3 दशकों का एक विजन रहता है। हालांकि जापान के विकास के संदर्भ में जो उनका विकास की उनकी रूपरेखा बनाई गई है, उसका जो दशकीय संदर्भ है वो बहुत पहले से है। वहां जापानियों की मेहनत और वहां के लोगों की जो सोच है, उसकी अगर आप परख करें, उसका मूल्यांकन करें, तो ये जापान की कार्य संस्कृति में है सोहन। लेकिन एक बात है कि शिंजो आबे ने नव साम्राज्यवादी चीन की जो बढ़ती ताकत है और जिस तरीके से वो एक एक करके एशिया, यूरोप और अफ्रीका में अपने जड़ें जमा रहा था, अगर अमेरिका का कोई एक सहयोगी मिला तो वो शिंजो आबे थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन परिस्थितियों में जब एक ऐसी जरूरत पड़ी तब शिंजो आबे आए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एक शोएब खान ने अभी आपको दी, जिसमें कि वहां पर लाइसेंस भी बनवाना, बंदूक लेना एक बहुत बहुत टेढ़ी खीर होती है। ऐसे में इस तरीके से सार्वजनिक हत्या किया जाना एक सिंबॉलिकली जापान के इतिहास में 90 साल के बाद इस तरह की एक घटना होती है। और दूसरी बात, जापान इतना विकसित राष्ट्र है एशिया का, और उसकी जो कार्य संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो सांस्कृतिक समानता भारत के साथ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो राजकीय जो राजनयिक प्रयासों के तहत शिंजो आबे से जो एक कहते हैं ना 1-to-1 जो संबंध कायम हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सोहन, जिसकी चर्चा अभी तक नहीं की गई, बुलेट ट्रेन का जो कंसेप्ट भारत सोच भी पाया, तो शिंजो आबे का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जापानीज एशियन बैंक और उसमें जापान का सबसे बड़ा जो अंश है, उसमें शिंजो आबे ने भारत के लिए पूरे रास्ते खोल दिए। और सबसे बड़ी बात है कि भारत और जापान का जो एक संयुक्त कल्चर है, सांस्कृतिक एक पहचान है, उसमें शिंजो आबे भारतीयता में बिल्कुल रच बस गए, ऐसा वो दिखाते हुए नजर आए। और इसीलिए उन्होंने वाराणसी की यात्रा की थी, अगर आपको याद हो, और वो घाटों तक गए थे, गंगा आरती करते हुए गंगा आरती करते हुए नजर आए। तो वही मैं कह रहा हूं कि भारत और जापान के संबंधों को एक नई दिशा दी थी। तो इस तरीके से उनका राष्ट्रीय पटल पर एक बड़े नेता के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन जो नव साम्राज्यवादी है, मैं बार बार इस शब्द का उल्लेख कर रहा हूं, उसकी धार को कमजोर करने के लिए क्वाड के सदस्य या भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो और राष्ट्र आ रहे हैं, उसमें जापान पूरी तरीके से सहयोग देने के लिए अपने पूरे एक प्रॉस्पेरिटी के साथ और अपने पूरे एजेंडा के साथ आया है। तो शिंजो आबे के नेतृत्व में आया है, और भारत के साथ इसलिए आया क्योंकि भारत और चीन अब प्रतिद्वंदी नहीं है, समय समय पर वो दुश्मन भी, हालांकि हमारे उनके व्यापारिक संबंध हैं। शिंजो आबे उसको कनेक्ट करते थे और वो बोलते थे कि भारत का एक ही दुश्मन और प्रतिद्वंदी, वही चाइना हमारे लिए भी दुश्मन और प्रतिद्वंदी है। इसलिए क्वाड में
भारत की ताकत को शिंजो आबे जिस अंदाज में पेश करने कराने की कोशिश करते रहे, जो आज वर्तमान प्रधानमंत्री किशिदा और अब जो ये सब कर रहे हैं, वो उसी परंपरा का निर्वहन है। इसलिए शिंजो आबे का जाना, और सबसे बड़ी बात, आप सोहन इस बात पर गौर करिए कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन उसकी नीतियों से कोई नाराज होकर के उसको गोली मार रहा है। मतलब वो एक राष्ट्रीय स्तर के कुछ ऐसे ही व्यक्ति कहे जा सकते हैं जो वो जापान की एक बड़ी जरूरत थे। इन जरूरतों के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। और अभी जैसा कि शोएब खान ने एक जानकारी दी है, वो जानकारी भी आप उपलब्ध कराइए सोहन। लेकिन मैं ये मानता हूं कि शिंजो आबे का यूं चले जाना, ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है जहां तक भारत के संदर्भों की बात है। बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे इनपुट सहयोगी शोएब खान ने हमें यह जानकारी दी है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जापान पुलिस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। साफ तौर पर आरोपी ने कहा है कि वो शिंजो की जान लेना चाहता था क्योंकि वो कई बातों से संतुष्ट नहीं था। अब वो बातें कौन सी थी, इन बातों पर जरूर चर्चा होनी चाहिए थी। और जब वो प्रधानमंत्री नहीं है तो फिर उनकी बातों से संतुष्ट ना होने का मतलब क्या होता है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी ने किया। इस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या ये जापान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ये सवाल भी जरूर उठना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जितना छोटा दिख रहा है उतना है नहीं। शिंजो आबे की जो छवि थी, केवल जापान में ही नहीं पूरी दुनिया भर में जिस छवि के वो नेता थे, उसका डर क्या अमेरिका, उसके अलावा चीन, या फिर अगर बात करें नॉर्थ कोरिया, क्या इन देशों को सता रहा था? हालांकि अमेरिका क्वाड में हम भारत की बात करें, जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हम सभी का सहयोगी है। तो फिर जिस तरह से चीन और नॉर्थ कोरिया जो एक तरह से कहें कि चीन का मोहरा बना हुआ है, और जिस तरह से नॉर्थ कोरिया को लेकर के भी जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन को लेकर के सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लिहाज से बात करें तो नॉर्थ कोरिया, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लगातार जापान के समुद्र में अपने मिसाइल टेस्ट करता रहा है। और दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में यहां पर मौजूद हैं। अगर नॉर्थ कोरिया के बारे में जापान के रिश्तों को लेकर के कड़वाहट जरूर है, लेकिन उस कड़वाहट का अंत होता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा था? चीन की भूमिका किस तरह से उसमें थी? दिवाकर जी, नॉर्थ कोरिया जिस तरह से जापानी समंदर में अपने मिसाइल टेस्ट भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया का भी एंगल निकलकर इसमें पूरी तरह से सामने आ रहा है। चीन और नॉर्थ कोरिया की ओर भी अंतर्राष्ट्रीय अगर साजिश की बात करें तो शक की सुई घूमती हुई नजर आ रही है। देखिए सोहन, ये मामला सिर्फ एक सैन्य ऑफिसर के या वहां का जो पूर्व सैन्य कर्मचारी था उसके नाराज होने या उसके बाद शिंजो आबे की हत्या करने का मामला तक नहीं है। और ये जो हमारा अपना परसेप्शन है और उसके पीछे का एक जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं ना कहीं चाइना और नॉर्थ कोरिया की मिलीभगत इसमें दिखती है। और इसके पीछे, क्योंकि सोहन एक बहुत महत्वपूर्ण भी जानकारी हम लोगों को अब समझ लेना चाहिए, क्योंकि चाइना अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए जो इस तरह से अपने सेक्रेट एजेंट्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, और खास करके वो आर्थिक किसी भी देश के आर्थिक पहलुओं पर नुकसान पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ कुछ इस तरह के कदम भी अगर वो उठाने की जरूरत कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, तो सोहन एक बहुत बड़ी बात है। और इसको समझना होगा। शायद जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो एक बहुत सीधा सा मामला है। कोई एक सिरफिरा आता है, गोली मार देता है, कहता है कि हम शिंजो आबे की नीतियों से नाखुश हैं। बड़ा सवाल है सोहन कि कोई भी एक व्यक्ति जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर नहीं है, किसी आधिकारिक पद पर नहीं है, लेकिन आप उसके कद का मूल्यांकन करिए। उस मूल्यांकन के आधार पर तो आप मान ही सकते हैं कि शिंजो आबे जापान के विकास के, जापान के राष्ट्रीय विकास सहित जापान के अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए कितनी बड़ी जरूरत है कि वर्तमान प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे, जब उन्हें गोली लगी और उनको सूचना मिल गई कि शिंजो आबे शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि ये आधिकारिक घोषणा करने में कुछ समय लगता है, तो उन परिस्थितियों में वो रो रहे थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि वो सूचना दे रहे थे जब पूरे देश को, तो वो रो रहे थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो एक जीते जागते जो है वो जापान के लिए जरूरत थे, और उन जरूरतों के हिसाब से उनका यूं चले जाना और इस तरीके का हत्या किया जाना, निश्चित रूप से इसके कई एंगल्स अभी सामने आने बाकी हैं। और हम आप ये ना भूलें कि जिस तरीके से साउथ चाइना सी में चीन सरगर्म है, ताइवान का एक मुद्दा है, साथ ही साथ चीन की जो राष्ट्रीय आय में जिस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, अपने अपने बाजार को फैलाने और उसको बढ़ाने का, और जापान को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं,
वो जापान पसंद नहीं कर रहा था, और इसको शिंजो आबे ने बहुत अच्छी तरीके से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीति बना करके, क्वाड को एक जो धार मिली वो शिंजो आबे के नेतृत्व में उसकी शुरुआत हुई है। अब उसको एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए सबसे जरूरी जो बात थी वो थी सोहन ये कि भारत को इतना मजबूत कर दिया जाए जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका एक अपने राष्ट्रीय मजबूरी के तहत, जरूरत के तहत वो करता है, बट यहां पर सांस्कृतिक संबंध थे और साथ ही साथ राजनयिक पहलुओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये भी एक जरूरत थी। और ऐसे में जब दोस्ती होती है, बॉन्डिंग हो जाती है, तो उसके मायने ही अलग होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ी कि हमारा दोस्त नहीं रहा, और एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करनी पड़ी। एक बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि जो राष्ट्रीय संबंध होते हैं, जो परंपरा से जिनका निर्वहन होता है, उसमें कमियां नहीं आती, लेकिन किसी व्यक्ति का जो आपके प्रति इतना पॉजिटिव हो, इतना सहयोगी हो, उसका यूं चले जाना वो बहुत ही दुखद है। लेकिन इसमें एक अंतरराष्ट्रीय साजिश के पहलू जुड़े हुए हैं, जो एवी स्टार न्यूज के एक एडिटोरियल परसेप्शन है, और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हो सकता है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया की मिलीभगत से कुछ ऐसे बड़े साजिश को यह अंजाम दिया गया है जिसमें एक सेना के रिटायर्ड व्यक्ति जो कि जापान की आर्मी में काम कर रहा था, और उसको किस तरीके से यूज किया गया यह भी देखना होगा, क्योंकि इतने आराम से, और वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से हत्या किया है। आप उसके सारे वीडियोस को अगर आप देखें तो ऐसा नहीं था, और उनकी सुरक्षा इतनी कमजोर भी नहीं थी। जैसा कि शोएब खान ने बताया, हमारे इनपुट सहयोगी ने, कि उनको एक पर्सनल सिक्योरिटी थी। बहुत लंबे समय तक वो जापान के प्रधानमंत्री रहे, और जापान ही नहीं, कई देशों में आज भी जापान का कोई राजनयिक मिशन चलता है तो उसमें शिंजो आबे की भूमिका जरूर नजर आती है। तो ऐसे में उनका इस तरीके से गोली मारा जाना और इस तरीके से उनकी हत्या की जानी एक बहुत बड़ी साजिश के तार हो सकते हैं, और धीरे धीरे वो खुलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये तार अगर खुलेंगे तो उसके कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होंगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिंजो आबे का यूं चले जाना पूरी दुनिया के लिए एक शोक की बात है, और भारत जिस तरह से अब इस दौर से गुजर रहा है, उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या शिंजो आबे के जाने के बाद जो जापान की जरूरतें हैं, चाहे बात अर्थव्यवस्था को लेकर के की जाए या फिर दूसरे मुद्दों को लेकर के की जाए, उन जरूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और भारत और जापान के रिश्तों की बात अगर हम ना करें और बात अगर शिंजो आबे और भारत के रिश्तों की बात करें तो बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। हमारे सहयोगी शोएब खान हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं। एक और अहम जानकारी उनसे मैं लेना चाहूंगा। ये जानकारी, जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके पीछे किस तरह से गोली मारी गई है, और जिस तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जिक्र किया कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था। शोएब जी, आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से गोली मारी गई है, प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। तो जो सोहन, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि उनका आना वहाँ पर, जिस जगह पर भाषण देना था, ये एक दिन पहले ही हत्यालय तक खबर पहुँच गई थी, क्योंकि ये उनके समर्थकों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि यहाँ पर आएंगे, वो भाषण करेंगे। तो हत्यारा जो है पूरी तरीके से प्रोफेशनल था, और दूसरा ये वो एक रिटायर्ड सैनिक भी था। उसको मालूम था कितने फायर करने से इंसान की जान ली जा सकती है। वो शॉटगन लेके आता है, और एक बड़ा कैमरा जो होता है उसका एक मॉडल बना था, उसमें वो अपना जो है पिस्तौल शॉटगन रख लेता है और आके चुपचाप खड़ा हो जाता है। और वो पहले वॉच करता रहता है इधर उधर देख के, और जब इनका भाषण शुरू होता है तो वो 2 फायर करता है। पहला फायर जो करता है वो गले पे लगता है, उसे मालूम है गले पे जैसे ही लगेगा तो ये गिरेंगे, और फौरन सेकंड जो है इनकी सीने पे मारता है। जो गोली जो है दिल हार्ट को चीरती हुई निकल गई, बचने का उसमें कोई भी वो नहीं रहता, और वो वहाँ से बड़े आराम से निकलता है और सिक्योरिटी उसको पकड़ लेती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वहाँ का जो ये आबे जी थे, इनका जो है जो जापान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक आबेनोमिक्स जो है एक सिद्धांत कहलाता वहाँ पर, उसको इन्होंने जो है बहुत तेज़ी से बढ़ाया था। उसमें इनकी जो वहाँ की जो पैसा था उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ, उसके साथ में जो सैन्य क्षमता थी वो भी इनकी अच्छी बढ़ी उसको लेकर। तो अगर जिस तरीके से, और ये चीज़ें जो हैं वो चाइना जो है पसंद नहीं कर पा रहा था, तो चाइना को लेकर जो है इनसे इसी बात पे खटास भी चल रही थी। हो सकता हो कि आने वाले वक्त में इस मामले में जांच अगर चलेगी तो जांच में कुछ ऐसे सीन निकलेंगे जिससे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ
होगा। दूसरी चीज, ये जो शख्स जिसने गोली मारी है, इसी जापान देश में 90 साल पहले एक प्रधानमंत्री की भी हत्या की गई थी, और वो भी इसी ही फोर्स के जिसमें ये फॉरेन नेवल का था। 11 लोगों ने हत्या करी थी, और वहाँ के उस जमाने में उन लोगों के आरोपियों को इतना जो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो है उनके फेवर में वो कहा गया माफ़ करने के लिए, तो उनको सिर्फ अदालत ने रिहा कर दिया। शायद हो सकता था अगर उनको फांसी के तख्ते पर लौटा चढ़ा दिया जाता तो ये दूसरी घटना में होने से भी बच सकती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है वो कई सवाल खड़े कर रही है। जिस तरह से एबी स्टार न्यूज लगातार एक सवाल उठा रहा है कि क्या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अब जांच होगी, उसमें इस तरह के खुलासे जरूर सामने आएंगे और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इस घटना से जुड़े कौन कौन से और बड़े खुलासे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर भारत और जापान के रिश्तों की बात करें, शिंजो आबे के रिश्तों की बात करें, तो हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, कुछ ना कुछ बातें छूटी जाती हैं। 2017 में जब भारत शिंजो आबे आए थे तो उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था, भारतीय संसद को संबोधित किया था, और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर के जब उन्होंने बात की थी तो इसे बताया था 2 सागरों का मिलन। इसके अलावा पिछले साल ही उन्हें पद्म विभूषण से, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे भी उन्हें सम्मानित किया गया था। तो भारत ने अपना एक ऐसा दोस्त खो दिया है जिसकी कमी अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ जापान को भी इस घटना ने ऐसे जख्म दे दिए हैं जिससे उबरने में जापान को कई साल लग जाएंगे। फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।